Hello everyone, Namaskar. Today we will start our second class of Basics of English Grammar. I, Samir sir, as teaching you the English. आज हम लोग इंग्लिश का सेकंड क्लास करेंगे। मैं समीर सर आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ। जो हम लोग की लास्ट क्लास रह गई थी, उस लास्ट क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा था। शायद से नहीं, ये हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं पढ़ा था। एक बार हम सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। वॉट एवर वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास वी विल रिकॉल इन दिस क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी विल start our new session as a class. Okay, so in last class we have learned that a sentence is a group of words that make complete sense. Okay, कि जो सेंटेंस होता है उसमें जो ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के, वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं सेंटेंस का। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मान लो कि अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुकना बच्चों, हाँ। हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि अगर मैं सिर्फ नॉर्मली लिख दूँ कि सैम इज सर, ठीक है, तो सैम इज सर, सैम क्या सर है। ठीक है, अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा कोई सेंटेंस का कोई मीनिंग बनेगा नहीं, बनेगा कि सैम जो है वो सर है। ठीक है, पर अगर हमें इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, एक कंप्लीट सेंस बनाएगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं, जिसका सेंस एक बने। कंप्लीट सेंटेंस विद अ कंप्लीट सेंस इज सेंटेंस। ओके, सेंटेंस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सेंस वाले जितने भी हम उसमें चीज़ें लगाते हैं और एक प्रॉपर वे में लगाते हैं वो सेंटेंस बनाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो, शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, शी इज़ अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हैं। हुर्रे, वी वॉन द मैच, तो कहते हैं ना हम लोग हुर्रे, हम जीत गए। कोई बच्चा अगर मान लो रिजल्ट आया, किसी का एसएससी का रिजल्ट आया, किसी का 9th का आया, 10th का रिजल्ट आया, तो कहता है कि यस मैं जीत गया, मैंने अच्छे मार्क्स लेके आया। ये क्रिकेट में जीत जाते हैं, किसी भी चीज़ में अगर जीतते हैं तो ऐसे कहते हैं कि हम लोग के अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब उसकी क्या था, हमने काइंड्स ही पढ़े थे कि सेंटेंसेस के किसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, वी हैव लर्न दैट आल्सो इन आवर लास्ट क्लास। सो टुडे वी विल रिकॉल दैट आल्सो। The kinds of sentences we have are four. One is assertive sentence, that is a normal statement, or we can say that it is a normal sentence that we speak in our daily life. Okay, like he is a student, वह एक स्टूडेंट है। ही इज अ स्टूडेंट मतलब कि वह एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे मैंने एक क्यों यूज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए आ गया, तो ए जब भी आएगा तो हम एक तरीके से क्या करेंगे कि वन के बारे में बात करें, किसी एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव असर्टिव का मतलब मैंने बता दिया। एक नॉर्मल सेंटेंस जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। और वहीं पर अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं,
तो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि एक तरीके से जब मान लो कोई पुलिस अगर किसी चोर को पकड़ के लेके जाती है तो क्या करती है, उसे इंटरोगेट करती है, किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो उससे क्या करेगी, इंटरोगेट करेगी पुलिस। तो इंटरोगेट से हमें पता चल जाएगा कि कोई भी ऐसा सवाल करने वाली चीज, पुलिस क्या करती है, सवाल करती है कि ये क्राइम कब हुआ, तो वहाँ क्या कर रहे थे, ऐसे वैसे ये सारी चीजें तो क्या करी, क्वेश्चन पूछ रही। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आएगा जहां पे बोला जा रहा है कि आर यू हैप्पी, सॉरी दोस्तों वो थोड़ा सा चला गया था मैं कहीं। तो आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इंटरोगेट का मतलब होता है एनी सेंटेंस विच शोज दैट वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर हम किसी भी तरीके सेंटेंस देखते हैं जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से इंटरोगेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव का मतलब कि कोई भी एक तरीके से इम्प्रेशन मारना, मतलब इम्प्रेशन पढ़ना, एक तरीके से मारना, इम्प्रेशन पढ़ना। ठीक है। तो इम्प्रेशन अगर हमें किसी के ऊपर जमाना हो तो हम क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट से बात करते हैं। या कोई अगर बड़ा आदमी होगा, मतलब कि मान लो अगर मैं बॉस हूँ कहीं और मेरे जो एम्प्लॉय हैं, अगर मुझे इनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा तो मैं क्या करूँगा कि ज़्यादा मतलब कि एग्रेसिव होकर ना नॉर्मल टोन में मैं उनको क्या करूँ, कमांड दूंगा। ठीक है, कि प्लीज सिट डाउन। ये क्या होगा, एक तरीके से रिक्वेस्ट करना होगा। अगर यही चीज़ अगर टीचर बच्चों को बोलेगी तो कैसे बोलेगी, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। एक तरीके से अगर कमांड देगी। ठीक है। तो जब कभी भी ये एक चीज़ आप लोग याद रखना, कभी भी अगर कमांड या रिक्वेस्ट वाली चीज़ अगर आ रही है सेंटेंस में तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अगला है एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ी बड़ी करके दिखा दूँ। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। जब कभी भी आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा तो आप लोग ये समझ लो कि वो क्या है, एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। और ये जब भी यूज होता है तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाने के लिए यूज होता है, दिखाने के लिए, टू शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक वी आर हैप्पी और वी आर सैड। और भाई एक तरीके से फाइटिंग या किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो उसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस में ये साइन लगाते हैं जिसको हम एक तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। और जिस भी सेंटेंस में ये मार्क लग जाता है तो वो क्या बनता है, बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिया। अब आइए पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, फटाफट से आज हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कल क्या करेंगे, हम दूसरी क्लास करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने से जितना हो सके उतना उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कि मतलब जैसे इंग्लिश को पढ़ने में या तो वो डरते हैं इंग्लिश से, या तो इंग्लिश उनको जो है बोझ लगते हैं कि हाँ इंग्लिश भी कोई पढ़ने वाली चीज़ है, तो सोचते हैं कि यार इंग्लिश पढ़ूंगा कितनी हार्ड चीज़ है, कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे मैं याद करूँ। तो उन लोग के लिए क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कहिए तो जीरो से एकदम पढ़ा रहा हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक तो मतलब कि हम ये समझो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ से लेके ये जो है पूरा फाउंडेशन बैच रहेगा आप लोगों का। इसमें हम जीरो के हीरो जाएंगे, जो शुरुआत से लेके एंड तक हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये मैंने बताया था। सब्जेक्ट क्या होता है? हु, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, प्लस में व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, कौन क्या कैसे। प्रेडिकेट क्या है कि उस सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो जिस किसी भी भाई को अगर मेरे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर जानना हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो वो इस एड्रेस पे आ सकता है। ठीक है, ये मेरा ही एड्रेस है, और जितना से हो सके आप इस क्लास को शेयर करो कि हर एक बच्चे तक पहुँचे, और वो इंग्लिश सीखने का जो एक तरीके से डर होता है बच्चों के मन में, वो डर उसके अंदर से खत्म हो। मैं ज़्यादा दिन नहीं, बस ये बोलूँगा 15 दिन आप लोग मुझे दो, 15 दिन के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई हमने सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट किया। पैसा तो मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, टाइम आपका मांगा, अब टाइम दे के देखो, आपको अगर समझ में आता है तो ठीक, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमने टाइम दिया अच्छा नहीं लगा तो आप कहीं और क्लास कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बार आप 15 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन आप दे के देखो, आपको खुद को खुद पता चल जाएगा कि क्लास कैसी है और कैसी नहीं है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है कि राजीव इज रीडिंग अ बुक। राजीव क्या हो जाएगा? ये राजीव हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ साथ और क्या हो जाएगा? राजीव हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, इज रीडिंग अ बुक, राजीव क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो इज रीडिंग अ बुक इज अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट शोज दैट व्हाट इज हैपनिंग विथ whom। अभी लिखा था ना कि who और what, जो सेंटेंस में है, who is reading a book, राजीव is reading a book। ठीक है, रवि, सॉरी राजीव, आई एम सेइंग कंटिन्यूअसली, रवि इज रीडिंग अ बुक। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, part of a sentence. A sentence is a primarily divided into two parts, subject and the predicate। अभी हमने पीछे देख लिया कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, और किस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। रवि क्या था? सब्जेक्ट था। इज रीडिंग अ बुक क्या था? प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। The subject identifies who or what the sentence is about. It can be a doer, active, or a non-doer, non-active। हम मतलब कि doer को active और non-doer को non-active के नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, so here a doer means the thing is been active, which is going to which is done continuously, that is an active position। Non-active position, that the work has been done and now it is not being done। okay, तो इसमें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट भी आते हैं। सिंगल नाउन, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, और प्रोनाउन शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। अगर मैं ये कह दूँ साक्षी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, साक्षी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, साक्षी इज बिलोंग्स टू यूपी। तो हर जगह साक्षी साक्षी तो मैं लगा नहीं सकता, तो मैं इस यहाँ पे क्या लगाऊंगा? प्रोनाउन यूज करूँगा। कैसे? साक्षी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, साक्षी साक्षी की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ? शी लगा। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस एंड शी बिलोंग्स टू यूपी। ऐसा करके मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब नाउन फ्रेज क्या होता है? दैट ब्लू कार बिलोंग्स टू माई नेबर। अगर मैं खाली बोल दूँ दैट ब्लू कार, तो खाली दैट ब्लू कार क्या हो? वो कार ब्लू है, पर लेकिन मतलब बना नहीं बना। तो ये चीज़ मैंने आपको कल उस दिन जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि जो फ्रेजेस होते हैं वो मीनिंगलेस एक तरीके से होता है। मीनिंग का मतलब क्या होता है कि जब तक उसका कोई सेंस ना बने, अगर हमारे वर्ड का या सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं बनेगा तो वो फिर उसका मीनिंग कैसे हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो हमें क्या करना होगा? फ्रेज को हरदम एक मीनिंगफुल सेंटेंस के तौर पर यूज करना होगा, जिससे कि हम उसको एक मीनिंगफुल बना सकें।
तो यहाँ पे जैसे लिखा है दैट ब्लू कार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट ब्लू कार बिलोंग टू माई नेबर, वो जो ब्लू कार है वो मेरे नेबर की है एक तरीके, ठीक है। ये समझ में आया आपको, डूअर समझ में आ गया, नॉन डूअर समझ में आ गया, सिंगल नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये समझ में आ गया, साथ ही साथ नाउन फ्रेज क्या है। अब नीचे आ जाते हैं, अब क्या दे रखा है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, मोर देन वन सब्जेक्ट ज्वाइन टुगेदर, जब कभी भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट। हम मैथ्स में पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो देखिए कंपाउंड क्या होता है, एक तरीके से बढ़ाना, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसा करके हम चीज़ों को बढ़ाते हैं। So when we add more than a one subject in a one sentence, that is known as compound subject. Like for example, John and Mary are friends. Okay, John और Mary क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे दूँ जॉन इज फ्रेंड ऑफ मैरी, ठीक है, पर ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों को एक साथ होना बहुत जरूरी है, और उसमें काम कौन करता है बीच में, एंड करता है, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या होता है, अब वर्ब एंडिंग इन आईएनजी, कभी भी कोई वर्ब है, वर्ब क्या होता है, एक तरीके से क्रिया, काम करने वाला, ठीक है, जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में, अगर वो आईएनजी से एंड करेगा, यूज एज ए नाउन, और उसको हम नाउन के तौर पर अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेनेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रनिंग, रनिंग कीप्स द हार्ट हेल्दी, तो यहाँ पर रनिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब मतलब एज अ सेंस ऑफ ग्रेनेड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया समझ में। फिर हम आते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज पर। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, वो फ्रेज जिसमें टू, infinitive phrase is a phrase in which we use to plus verb used as a subject, ठीक, ऐसे फ्रेज जिसमें हम टू या वर्ब, टू के साथ वर्ब का यूज करें और उसको यूज कैसे करें, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, ठीक है। जैसे फॉरगिव, सॉरी फॉरगिव, टू फॉरगिव, टू फॉरगेट एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे टू के साथ वर्ब का यूज होता है, वो कैसा हो जाता है, इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाता है, ठीक है। टू फॉरगिव इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, द सेंटेंस इज दैट टू फॉरगिव, टू लीव समथिंग और टू अलाउ समथिंग, कहते हैं ना कि माफ करना भी बहुत बड़ी कला होती है, ठीक है। तो वही चीज़ में कह रहा है कि जो किसी इंसान को माफ़ करता है उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। देखो लड़ाई कर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, तो माफ़ कर देना चाहिए लोगों को। अब यहाँ पे क्लॉज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो क्या कंटेन करते हैं, सब्जेक्ट साथ ही साथ वर्ब। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम देखेंगे व्हाट ही सेड, तो व्हाट ही सेड क्या हो जाएगा, हमारा क्लॉज हो जाएगा, इज ट्रू, मतलब उसने जो बोला वो सच बोला, हिंदी में तो ये मीनिंग होगा ना। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। और जो भी मतलब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या इनफैक्ट की जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इंग्लिश को अगर वो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो वो इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। और जो 9th-10th क्लास के बच्चे हैं वो भी अगर चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल जीरो से अपने इंग्लिश को तैयार करें, हर एक चीज़ को समझें और फिर उसको अप्लाई करें, तो वो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। जिन किसी को ऑफलाइन बैच लेना है या ऑनलाइन बैच लेना है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 24/7 ऑन रहता है, पर इस पर सिर्फ व्हाट्सअप ही होगा और कोई कॉल नहीं हो सकता। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग कॉल करने से अच्छा है कि इस पर मैसेज ड्रॉप कर दें,
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटरोगेटिव का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, ऐसी चीज जो कि इसमें सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो हु कॉल्ड यू, तो हु क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, समवन इज एट द डोर, तो समवन क्या हो जाएगा, indefinite pronoun हो जाएगा। implied subject, implied subject क्या है, often the word you in imperative sentence, मतलब जो भी imperative sentence होता है उसमें जब कभी भी you का यूज, you का यूज तो हम करते कब करते हैं, you का यूज जब भी हम किसी दूसरे को बोलते हैं तब you का यूज करते हैं, है कि नहीं। जब कभी भी हम you का यूज करेंगे imperative sentence में, ठीक है, तो वो कैसा बन जाएगा, इम्प्लाइड सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। अब देखो प्रेडिकेट कहा जाता है, सब्जेक्ट सबको समझ में आया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी है, क्लास में क्या कमी है वो भी आप लोग बताना मेरे को, तो मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पर मेरे को मेरे एंड से ऐसा लगता है कि क्लास में तो खैर कोई कमी है नहीं, पर फिर भी अगर आप लोग को कोई कमी लगे तो मेरे को बताना। ठीक है, आज ही हम अगले सेक्शन पे चलते हैं जो कि है हमारा प्रेडिकेट। तो द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज अ word or a small sentence used in a big sentence that tells about what is happening with subject or what is happening for। देखिए कि प्रेडिकेट क्या होता है, हमें बताता है पूरे सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, कि जो चीज़ हो रही है वो किसके साथ हो रही है। ठीक है, तो कौन बताएगा, प्रेडिकेट बताएगा। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल प्रेडिकेट कंसिस्ट ओनली ऑफ द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेज। जो सिंपल प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, या तो मेन फ्रेज होगा या तो वर्ब फ्रेज होगा, मतलब मेन वर्ब होगा या तो वर्ब फ्रेज होगा। ऐसा अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूँ, द कैट स्लेप्ट, तो यहाँ पे स्लेप्ट मतलब वो वाला चाटा मारने वाला स्लेप्ट मतलब सो गई। ठीक है, तो ये स्लेप्ट क्या हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब हो गया। और वहीं पर अगर हम एक तरीके से फ्रेज अगर लगा दें, फ्रेज तो आप लोग को पता ही है इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। जैसे आगे वाले एग्जांपल में देखें, जैसे कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होगा, इंक्लूडिंग द वर्ब प्लस और एडिशनल इंफॉर्मेटिव लाइक ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जो कि किसी भी सेंटेंस को अगर गड़बड़ है तो उसको मॉडिफाई कर दे, उसको बेहतर बना दे, अच्छा बना दे, वो मॉडिफायर होता है। ठीक है, ही रीड्स बुक बिफोर बेड टाइम, मतलब वो सोने से पहले बुक पढ़ती थी। ही रीड्स बुक बिफोर बेड टाइम, वो पढ़ती है करीब, अभी भी पढ़ती है। ठीक है, कौन पढ़ते है वो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये प्रोनाउन का यूज किया हुआ है, ये है कि नहीं। तो कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, कंपाउंड का मतलब बताया ना मैंने, जो डबल हो जाता है। तो जब भी देखे वहां पे भी एंड लगा हुआ था, जॉन एंड मैरी, यहाँ पे भी एंड लगा हुआ। जब कभी भी एंड लगेगा और वहां पर अगर पूछ देखिए किस तरीके का सेंटेंस है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, ये कैसा है, कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, द बॉय ओपन द डोर एंड एंटर्ड द रूम, मतलब लड़के ने गेट खोला और वो रूम में चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारा आज का आखिरी स्लाइड होगा।
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो थोड़ी सी फ़ोटो इस पर लगी हुई है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई अगर साउंड आ रही हो तो उसको भी थोड़ा इग्नोर करना है। तो कल से वैसे आपको ये जो फ़ोटो है ये आप लोग को नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे। जो मतलब कि थंबनेल होता है उसको तो फिर भी चल जाता है, पर यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रहा है, गड़बड़ लग रही है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने वहीं तक छोड़े, सब्जेक्ट तक ही छोड़े थे। आज हमने सब्जेक्ट पढ़ा, प्रेडिकेट पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम आज के आखिरी चीज़ पर आ गए हैं जो कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। द प्रेडिकेट ऑफन कंटेन्स ऑब्जेक्ट or complement to complete the sentence meaning. Here the predicate means that often means sometimes it contains object or complements to complete the sense of a sentence or to give a meaningful sentence. Okay. यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कि हम ज़्यादातर जो होते हैं हम ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का, क्या करने के लिए, सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था शुरू में लगते हैं, ठीक है। दिस रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, ये क्या है, ये वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आंसर, व्हाट और होम, मतलब कि जिस किसी का भी आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाए कि व्हाट क्या, होम मतलब किसको। शी रोट अ लेटर, अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ व्हाट शी रोट, तो शी रोट अ लेटर। अगर मैं यहाँ पे होम का यूज करूँ, होम रोट अ लेटर, लेटर, शी रोट अ लेटर, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर्स टू होम और फॉर होम, मतलब कि ऐसे आंसर जिसमें टू होम आ जाए, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं वो फॉर होम, मतलब जिसके लिए बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं और जिसके लिए, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। She bought her sister a dress. She bought her sister a dress. मतलब वो अपनी बहन के लिए एक ड्रेस लेकर आई, ठीक है। कौन लेकर आई, उसकी बहन लेकर आई। किसके लिए लेकर आई, अपनी सिस्टर के लिए लेकर आई, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोज अ प्रीपोजिशन एग्जाम। प्रीपोजिशन का मतलब आप लोग को पता है, जो कि हम एक तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या उनको एक तरीके से एक फ्रेज देने के, मीनिंग देने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। द मैन विद अ हेड, अ मैन विद अ हेड, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे हेड क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, अब कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा इस क्लास का। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे मतलब बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो इस क्लास को ज्वाइन करें। आपका एक शेयर जो है किसी बच्चे की लाइफ बना सकता है, उसको इंग्लिश बोलना, साथ साथ इंग्लिश पढ़ना समझना सिखा सकता है, ठीक है। जितना से जितना हो सके उतना आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इस ये जो परिवार है ये आप लोगों का खुद का परिवार है। तो आपको पता है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इंसान कितनी मेहनत कर सकता है। तो आपको तो ज़्यादा कुछ बाहर कर जाके मेहनत नहीं करनी, आपको बस एक मेहनत करनी है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जितने भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनको इस क्लास के बारे में बताना है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको हम कॉम्प्लीमेंट को कंप्लीट करते हैं, फिर हम कल अपने न्यू क्लास में न्यू चीज़ सीखेंगे।
तो एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ कि जो क्लास है ये अल्टरनेट डेज पे आएंगी। जैसे आज आपका ग्रामर का पोर्शन आ गया तो कल आपको वोकैब आएगा। तो जो लास्ट क्लास मैंने वोकैब के लिए थी वो हो सकता है कि बहुतों को नहीं समझ में आया हो या अच्छा ना लगा हो। ये शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने वोकैब बताया था, तो वोकैब तो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा। और जो आपका ये ग्रामर पोर्शन रहेगा ये आपका फाउंडेशन बैच में ये रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉपर वोकैब के ऊपर अगर क्लासेस चाहिए हो ग्रामर की तरफ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर इस चैनल पर कल 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो एक गिफ्ट रहेगा मेरी साइड से सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बस 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए और फिर आप सबके लिए मेरी साइड से एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट रहेगा जो कि मतलब कि सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे। और वो चीज़ सरप्राइज है। ठीक है, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स द वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ड्स ऐसे मीनिंग जो वर्ड के मीनिंग होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो पूरा कर देते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कैन बी अ प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट हो सकता है। ठीक है, ऑफ नॉमिनेटिव मतलब उसको चूज करके लाया गया हो। से रिनेम्स द सब्जेक्ट एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर। हु इज शी? डॉक्टर। ठीक है, तो वो कौन है? वो डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? शी है। तो ये क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाता है जहाँ कहीं पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मीनिंग एक तरीके से दिखाने के लिए कि हाँ ये वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ इनका मतलब है वहाँ पे, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे वर्ड होते हैं जो कंप्लीट करते हैं किसी भी मीनिंग को। किसके मीनिंग को? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मीनिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? रीनेम्स और डिस्क्राइब्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको रिनेम करता है या डिस्क्राइब करता है, मतलब नाम को बदलता है या उसको बताता है। दे elected him president और the coach made him angry। मतलब एक तरीके से रिनेम किया, उसको इलेक्ट किया और फिर क्या किया? डिस्क्राइब किया, उसको बताया कि कोच ने उसको क्या कर दिया? गुस्सा दिला। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जितने से हो सके उतना इसको प्यार दें। नमस्कार साथियों, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।